नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक बी.आर. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले होंगे शब्द शक्ति के बारे में। जी हाँ बेटा, आज की क्लास में हम शब्द शक्ति जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को एक ही इस वीडियो में खल्लास करने वाले होंगे। यानी कि हमारा बोर्ड का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा हम नस्ते नाबूद करने वाले होंगे। बिल्कुल बेटा, तो करते हैं हमारे इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की भांति चंद पंक्तियों के साथ ही कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ बेटा, इन्हीं पंक्तियों के साथ में करते हैं हमारी इस वीडियो की शुरुआत। यह रहा आज का हमारा प्रकरण। हम बात करने वाले होंगे शब्द शक्ति के बारे में। जी हाँ बेटा, हमारा आज का टॉपिक कौन सा रहने वाला है? तो शब्द शक्ति हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से बात करने वाले होंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ में और इस वीडियो का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए और अपने इसके तो पूरे पूरे नंबर है, उस नंबरों को आप यहां अपने जहन में उतार दीजिए। बिल्कुल बेटा, तो बात करते हैं यहां पर शब्द शक्ति के बारे में। देखिए, शब्द शक्ति की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम। क्या है परिभाषा इसकी? तो एक एक करके सभी बिंदुओं के बारे में यहां पर बात करेंगे हम। तो परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। तो परिभाषा की बात करूं मैं आपके सामने, तो देखिए यहां परिभाषा है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति है। सिंपल सी परिभाषा है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वही हमारी क्या है? शब्द शक्ति है। वही क्या है बेटा? हमारी शब्द शक्ति है। सिंपल सी परिभाषा है, किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात यहाँ पर है नहीं। फिर बात करते हैं आगे। भारतीय काव्य के अनुसार बात करें यहाँ पर, तो शास्त्र के प्रकांड विद्वान, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं, जिसका नाम है मम्मट। कौन बेटा? मम्मट। तो मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश, इसका भी ध्यान रखना है आपको, मम्मट की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश किया है। शब्दों को कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार के शब्दों को मम्मट ने बताया है और 3 प्रकार के ही उसके अर्थ के बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ माने हैं। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाच्य है, यह अपने अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे यहाँ पर, लक्ष्य है या लक्षणा शब्द शक्ति की बात होगी, और व्यंग्य है या व्यंजना शब्द शक्ति की बात होगी। तो बेटा यह 3 प्रकार के अर्थ माने। शब्द के उपयुक्त विभाजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए इसका जो ये विभाजन किया हुआ है ना, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वाचक शब्द। वाच्य अर्थ की बात की थी ना हमने, तो वाच्य अर्थ की बात करते हैं तो वाचक शब्द आएगा आपके सामने। तो वाचक शब्द ये होता क्या है? वाचक शब्द है, ये होता क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए वाचक शब्द आपके सामने है। वाच्य अर्थ, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य, जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो मैं आपके लिए क्या हूं बेटा? वक्ता हूं। और अब मेरे द्वारा बोली गई बात को आप जैसे मैं बोल रहा हूं हूबहू वैसा ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। जो मेरा उद्देश्य है आपको बात बताने का, वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, यानी वो बात मैं जिस वे में कहना चाहता हूं उसी वे में आप समझ भी रहे हैं। तो वहां पर वो हमारा क्या है? वाच्य अर्थ होगा। तो वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना। जैसे देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं
राजस्थानी हूं। अब इसमें कोई किसी प्रकार का लक्षण नहीं है, व्यंग्य नहीं है, सीधी सीधी बात है, मैं राजस्थानी हूं और तो हूं राजस्थानी। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही आपको समझ में आ रहा है, मैं राजस्थानी हूं। इसमें वक्ता के इस वाक्य का सीधा यानी वाच्य अर्थ होगा कि वह राजस्थान का रहने वाला है। मैंने क्या कहा है कि मैं राजस्थानी हूं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, इसीलिए मैं क्या हूं, राजस्थानी हूं। सिंपल सी बात है, आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वाच्य अर्थ, वाचक शब्द, ये तो आराम से सभी कर दोगे। उसके बाद बात आती है लक्षक शब्द। क्या बात आती है बेटा, लक्षक शब्द की बात आती है। और लक्षक शब्द की हम बात करें यहां पर तो इसमें होगा लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ जिसको हम कहते हैं ना लक्ष्यार्थ, वो लक्ष्यार्थ जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। जहां वक्ता द्वारा बोले गए अर्थ का किस प्रकार से, लक्षणों के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाएगा। वक्ता जो भी शब्द बोलेगा उस शब्द का अर्थ उसे सुनने वाले श्रोता को कैसे समझ में आएगा, उनके लक्षणों के माध्यम से समझ में आएगा। तो वहां पर लक्ष्य अर्थ होगा। जैसे देखिए, मैं राजस्थानी हूं, इस वाक्य में यदि राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक माना जाए, कहा ना राजस्थानी हूं, इस राजस्थान को हमारी संस्कृति का द्योतक माना जाए, तो यह लक्षण शब्द होगा। ये कैसा होगा, लक्षण शब्द होगा। और राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ होगा। और इसका राजस्थानी का लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा, हमारे राजस्थान की संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति, ये हो जाएगा। ये हो गया लक्षक अर्थ। अब हम बात करते हैं व्यंग्यार्थ के बारे में। व्यंजक शब्द या व्यंग्य अर्थ, व्यंग्यार्थ कहो व्यंग्य अर्थ कहो एक ही बात है। और व्यंजक शब्द जिनके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहां वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता, जहां पर वक्ता का जो भाव है सीधा सीधा तो अर्थ उसको समझ में आएगा ही नहीं, और न ही किसी लक्षणों के माध्यम से अर्थ समझ में आएगा। तो जहां वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाता और अन्य अर्थ की कल्पना करनी होती है, कोई दूसरा ही अन्य ही अर्थ जिसकी हमें कल्पना करनी पड़ती है, वहां शब्द व्यंजक शब्द होगा। वहां शब्द कौन सा होगा बेटा, व्यंजक शब्द होगा। देखिए यहां पर जैसे सावधान, मैं राजस्थानी हूं, वाक्य वही है लेकिन अलग अलग तरीके से वो प्रयोग में लाया जा रहा है। सावधान, मैं राजस्थानी हूं। राजस्थानी शब्द का अभिप्रेत अर्थ लक्षणों से प्राप्त नहीं होता। जहां पर ये राजस्थानी है, इस राजस्थानी का अर्थ है वो लक्षणों के माध्यम से समझ में नहीं आएगा, किंतु इससे राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित होगी, है ना। मैं राजस्थानी हूं, सावधान मैं राजस्थानी हूं, यानी यहाँ के जो वीरों की वीरता थी, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था इस भारत भूमि पर, इस राजस्थान की धरती पर। तो इसीलिए कि यहाँ के लोगों की वीरता, तो यहां देखिए राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित होती है, अतः यह शब्द व्यंजक है। क्या हो जाएगा, अन्य अर्थ निकल रहा है कल्पना के माध्यम से, तो व्यंजक शब्द हो जाएगा। और इसका व्यंग्य अर्थ है वीरता, और इसका व्यंग्य अर्थ आपके सामने क्या होगा बेटा, वीरता। किससे अर्थ लेंगे हम, वीरता से अर्थ लेंगे, तो हमारा यहां पर व्यंजक अर्थ हो जाएगा। कौन सा अर्थ हो जाएगा बेटा, व्यंजक अर्थ हो जाएगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए आगे बात करते हैं शब्द शक्ति के भेद। अब हम ये जो शब्द शक्ति है, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो शब्द शक्ति है। इस ये भी कितने प्रकार की, यानी इनमें की किनके भी कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 3 भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है
शब्द शक्ति के भेद की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। और वो 3 भेद कौन कौन से होंगे? वो 3 भेद कौन कौन से होंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपके सामने है भेद, वो है अभिधा। कौन सा है बेटा? अभिधा, जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है लक्षणा। अभिधा के बाद में लक्षणा और लक्षणा के बाद में व्यंजना। तो देखिए, अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शब्द शक्ति के कितने भेद? तो सिंपल से बताना है आपको, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्या बताओगे? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। कितनी शब्द शक्तियां बताओगे बेटा? 3 शब्द शक्तियां बताओगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रखोगे ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से आपको याद रखना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये है शब्द की 3 शक्तियां, शब्द शक्ति के भेद। अब देखिए, एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे कि अभिधा में क्या होता है, लक्षणा में क्या होता है और व्यंजना में क्या होता है। इन तीनों ही के बारे में अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहली आपके सामने आ जाती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शक्ति कहो या अभिधा शब्द शक्ति कहो, एक ही बात है। तो अभिधा शब्द शक्ति आपके सामने है। अब देखिए, इस अभिधा में है क्या, इस अभिधा में क्या होता है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से हम यहाँ पर शब्द के अर्थ को ग्रहण करेंगे, वो बातें सभी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अभिधा, वाच्यार्थ वाच्यार्थ कहो या मुख्यार्थ कहो। मुख्य अर्थ, मुख्यार्थ का मतलब क्या होता है बेटा? मुख्य अर्थ। वाच्यार्थ, वाच्य अर्थ। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जो शब्द शक्ति मुख्य अर्थ का बोध कराती हो, यानी वक्ता के द्वारा जैसा वाक्य बोला जाता है, जो बात जैसी बताई जाती है, वैसी की वैसी सामने वाला भी अर्थ ग्रहण कर देता है, उस बात वैसा ही सामने वाला समझ लेता है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब देखिए, उदाहरणार्थ, किसी ने कहा पानी दो। इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए है, मांगा गया है। पानी किसके लिए मांगा गया है? पानी पीने के लिए मांगा गया है। यदि हम अभिधा की बात करेंगे तो पानी दो मतलब पानी, प्यास लगी है इसलिए पीने के लिए मांगा है। सिंपल सी बात है। हाँ, वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर प्रथम बार में जो ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। मतलब अभिधा शब्द शक्ति की बात करूं, सबसे सिंपल शब्द शक्ति अभिधा। तो इसकी मैं बात करूं तो ये कैसे समझना है आपको? अभिधा में जो बोला जाता है वैसा के वैसा सामने वाला, जो सुनने वाला है, वो समझ लेता है, वैसी के वैसी सामने वाला उस बात को समझ लेता है, अर्थ ग्रहण कर लेता है। वहीं पर तो वही अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, वही जो अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। यही हमारी अभिधा शब्द शक्ति है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, उदाहरण की बात करते हैं। अन्य उदाहरण है कुछ कि भाई अभिधा के जो उदाहरण है वो कैसे। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, किसान फसल काट रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है बेटा? कि किसान फसल काट रहा है। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला कि किसान फसल काट रहा है, वैसा का वैसा आपने भी अर्थ ग्रहण कर दिया कि हाँ, कोई किसान है जो अपने खेत में खड़ी फसल को काट रहा है। सिंपल सी बात आप भी समझ गए। तो आप जिस अर्थ को मैं जैसा कहना चाहता हूं, वैसा का वैसा आप समझ रहे हैं,
मेरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? ऐसी स्थिति में अभिधा शब्द शक्ति होगी। इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से यही अर्थ प्रकट होता है कि फसल किसान द्वारा काटी जा रही है। किसान फसल काट रहा है, मतलब फसल को किसान के द्वारा काटी जा रही है। किसान है वो फसल काट रहा है, तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, बिल्ली भाग रही है। क्या है? बिल्ली भाग रही है। जैसा मैंने कहा वैसा का वैसा आप ये अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, इस वाक्य में केवल बिल्ली का भागना ही प्रकट होता है कि भाई बिल्ली भाग रही है, तो यहां पर बिल्ली का भागना ही प्रकट होगा। अतः वाच्यार्थ का ही अर्थ ग्रहण होने से अभिधा शब्द शक्ति प्रकट होती है। जैसा कहा वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण कर लिया, इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति बेटा? अभिधा शब्द शक्ति। इसका आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करते हैं अभिधा के बाद आगे जो बात आती है वो आती है लक्षणा की। ठीक है, हाँ, लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, जब शब्द के वाच्यार्थ, वाच्यार्थ क्या होता है बेटा? मुख्यार्थ, जिनके बारे में हमने अभिधा में बात की थी, वही वाच्यार्थ, वही मुख्यार्थ। मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है। किसी दूसरे ही अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जो मेन बात जैसी बोली जाती है वैसी समझी नहीं जाती है सामने वाले के द्वारा, वो कोई दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लेता है, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाता है? ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में उसको लक्ष्यार्थ बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। और उसी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली, जिस लक्ष्यार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी लक्ष्यार्थ का जो बोध कराने वाली शक्ति है वही लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है बेटा? वही हमारी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ भरने की कोशिश करता है। जब वक्ता कौन होता है बेटा? जो बोलता है वो वक्ता है। बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, लिखने वाला पाठक। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, बिल्कुल बेटा। तो जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर, अपना वाक्य उसमें मुख्यार्थ मुख्य अर्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ भरने की कोशिश करता है, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे? हम लक्षणों के आधार पर करेंगे। तो जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाता है वहां हमारी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? ऐसी स्थिति में लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं लक्षणा के भेद। अब देखो, लक्षणा के भी भेद है, उपभेद है। काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लक्षणा के दो प्रमुख भेद माने हैं। काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेदों को माना है। कितने भेदों को बेटा? दो भेदों को माना है। और वो दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। कौन कौन सी? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ये लक्षणा शब्द शक्ति के दो उपभेद हैं। शब्द शक्ति के भेद कितने? तीन। अभिधा लक्षणा व्यंजन,
और उसके बाद अभिधा की बात हुई। अब लक्षणा की बात कर रहे हैं, तो लक्षणा में क्या होगा बेटा? लक्षणा में लक्षार्थ होगा, और इसके भी दो उपभेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए, पहले आती है रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या होगा, तो इसके बारे में बात कर देते हैं। रूढ़ा लक्षणा, जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर, जब किसी काव्य रूढ़ी या फिर परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में कौन सी लक्षणा होती है बेटा? रूढ़ा लक्षणा होगी। परंपरा यानी कि जो शब्द जिनके लिए रूढ़ हो गए हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनके लिए रूढ़ हो गए हैं, वो क्या होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी बेटा? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे भारत जाग उठा, वाक्य क्या है हमारे पास में कि भारत जाग उठा। अब देखो, भारत कैसे जागेगा? अभिधा में अर्थ लेंगे तो भारत क्या है, वो कैसे जागेगा, लेकिन यहां पर इसका अर्थ ग्रहण हम लक्षणा में करेंगे, और लक्षणा में भी रूढ़ा लक्षणा में करेंगे। लक्षणा में भी कौन सी बेटा? रूढ़ा लक्षणा, उसमें इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो देखिए कैसे, इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य भारत देश न होकर भारतवासी है। भारत का ना, कि भारत जाग उठा, यहां पर जब भारत की बात करें तो यहां भारतवासियों की बात होगी। भारत मतलब भारतवासी, यानी यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो जाग उठे हैं। भारत देश न होकर भारतवासी है। यहाँ पर भारत शब्द का भारतवासी अर्थ में प्रयोग कविगण तथा लेखकगण करते आ रहे हैं, और भारत को प्राचीन समय से ही लोग भारतवासी, या फिर हम भारत शब्द का भारतवासी अर्थ प्रयोग कविगण और लेखकगण करते आ रहे हैं, सभी भारतवासी कर देते हैं, भारतवर्ष। इसी रूढ़ी को आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत, इसी रूढ़ी को आधार बनाया गया, और इसको ही आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत और जागरूक होने की बात कही गई है कि भारतवासी सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, यही बात यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, अब देखिए आगे और बात करते हैं इसी रूढ़ा लक्षणा की। कौन सी लक्षणा के बेटा? रूढ़ा लक्षणा के कुछ उदाहरणों की बात करें तो आपके सामने होंगे इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। अब देखो, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, अर्थ कैसे ग्रहण करना है? लक्षणा शब्द शक्ति में, रूढ़ा लक्षणा में। तो देखिए कैसे होगा, जहां इंग्लैंड शब्द से इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों, इंग्लैंड शब्द के इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों की 4 विकेट से पराजय हो गई। दूसरा है बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, यानी हरिश्चंद्र से सत्य बोलने वाला। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, तो क्या होगा? कश्मीर से कश्मीर निवासियों का तात्पर्य रूढ़ी पर आधारित है ना। कश्मीर रक्त में डूबा है, कश्मीर थोड़ी, कश्मीर के निवासी है, कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो रक्त में डूब गए हैं, रूढ़ी पर आधारित है। और आगे है, अतः उपयुक्त वाक्यों में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होगा। ये जो 3 वाक्य आपके सामने दिए हुए, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, यह रूढ़ी लक्षणा है। कौन सी लक्षणा बेटा? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रूढ़ा लक्षणा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरी आती है प्रयोजनवती लक्षणा। कौन सी बेटा? प्रयोजनवती लक्षणा।
अब ये प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। वहां पर कौन सी लक्षणा मानी जाती है बेटा? प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनवती लक्षणा, जब किसी शब्द का मुख्यार्थ न लेकर प्रयोजन से उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, प्रयोजन से, उद्देश्य से, प्रयोजन से उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। और उसी शब्द शक्ति को क्या कहेंगे हम? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी बेटा? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे तुम तो निरे गधे हो, तुम तो क्या हो? निरे गधे हो। अब देखो यह जो वाक्य है ना, गधा कहा गया है, गधा मूर्ख का प्रतीक है, इसलिए इस वाक्य में गधा शब्द का मूर्ख से अर्थ में प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। या विशेष प्रयोजन है, किसी व्यक्ति को मूर्ख न कहकर गधा का तो वो वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है ना? अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के इसी प्रकार अन्य उदाहरण है। तो अब कुछ उदाहरण है जो कि प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के हैं, जिनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, देखिए, आओ मेरे शेर आओ मेरे शेर। कोई ऐसा व्यक्ति जो शेर के समान अपने गुण रखता है, उसको बताया होगा। आओ मेरे शेर, उसका मन पत्थर का बना है, उसका मन है वो पत्थर का बना है, मतलब बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, पत्थर का बना है। हम तो गंगावासी है, हम तो गंगावासी है, सीधा अर्थ तो गंगा में निवास करने वाले। तो गंगा में निवास कैसे करेंगे? गंगा के तट पर निवास करने पड़े, आसपास रहने वाले, वो गंगावासी हो जाएगा। तो यहां पर कैसी लक्षणा बेटा? प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। कैसी लक्षणा होगी? प्रयोजनवती लक्षणा होगी। अब देखिए ये जो वाक्य थे, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। विशेष प्रयोजन से कैसे? शेर अर्थात शेर जैसे गुणों वाला, पहला वाक्य था उसमें है ना शेर, शेर मतलब शेर जैसे गुणों वाला, बात की हमने अभी। यहाँ शेर, शेर जैसे गुणों वाला, निर्भीक और बलशाली, और फिर आगे पत्थर अर्थात पत्थर जैसे कठोर हृदय वाला, पत्थर मतलब पत्थर दिल, पत्थर जैसे कठोर हृदय वाला, और गंगावासी अर्थात गंगा जैसी पवित्रता से युक्त होगा। गंगावासी मतलब जो गंगा पवित्र नदी है वैसे ही उसके समान ही प्रयुक्त होगी। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर गंगा जैसी पवित्रता से युक्त होगी, यानी कि यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। कौन सी लक्षणा बेटा? प्रयोजनवती लक्षणा होगी। ठीक है, बिल्कुल। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। अगली शब्द शक्ति कौन सी है बेटा? व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए ये व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, तो इसके बारे में बात कर देते हैं। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ। लक्ष्य वाच्यार्थ क्या है? मुख्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्य है। और संकेतित अर्थ के पश्चात, भले वाच्यार्थ की बात करो, लक्ष्यार्थ की बात करो या संकेतित अर्थ की बात करो, उनके पश्चात, पश्चात यानी बाद में, उनके बाद में जब किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, जब किसी विलक्षण, वो जिसका लक्षण है ही नहीं, विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, देखने को मिलता है, उसे व्यंग्यार्थ यानी कि व्यंजनार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ कहो
व्यंजनार्थ कहो या फिर ध्वन्यार्थ कहो, एक ही बात है, वो कहा जाता है। जिस शब्द शक्ति को व्यंग्यार्थ का बोध होता है, जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ यानी व्यंग्य अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ऐसी शब्द शक्ति जिससे हमें व्यंजक शब्दों का पता चले, व्यंग्यार्थ का बोध होता हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। फिर आगे बात करते हैं। हाँ, जब यह कहा जाए क्यों क्या समय हुआ है, जब ऐसा कालों में क्यों क्या समय हुआ है, तो वक्ता का तात्पर्य न तो घड़ी का समय पूछना है और न समय का आभास देना है, न कोई टाइम का आभास देना है। अभी तो उसका तात्पर्य यह है कि कोई समय है आने का, कि भाई यह कोई समय है आने का। जब कोई ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कहते हैं कि क्यों क्या समय हुआ है, मतलब कि ये कोई टाइम है यहाँ आने का, ये अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकल गया पूरा पूरा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है बेटा? व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अभी तो उसका तात्पर्य है यह कोई समय है, यह कोई समय है आने का। ये अर्थ ऐसे भी निकाल सकते कि ये कोई समय है आने का। यह अर्थ न मुख्यार्थ ग्रहण करने से प्राप्त होगा न लक्ष्यार्थ से, और यही व्यंग्यार्थ है। वे अर्थ जो न तो मुख्यार्थ से होते हैं ग्रहण, न ही लक्ष्यार्थ से ग्रहण होते हैं, वहां पर व्यंजक अर्थ होते हैं। व्यंग्य के माध्यम से उसके अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो वहां ऐसी स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यही व्यंग्यार्थ है और यही व्यंजना शब्द शक्ति है। अब आगे बात करते हैं व्यंजना के भेद। अब देखो, जिस प्रकार से लक्षणा के दो भेद हैं, वैसे ही व्यंजना के भी दो भेद हैं। व्यंजना के भी कितने भेद हैं बेटा? दो भेद हैं। अब वो दो भेद कौन कौन से हैं? देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना व आर्थी व्यंजना। कौन कौन सी बेटा? शाब्दी व्यंजना, शब्द के माध्यम से अर्थ प्रकट। आर्थी व्यंजना, अर्थ के माध्यम से अर्थ प्रकट। तो शाब्दी और आर्थी दो व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। कितने बेटा? दो। तो यहां पर इन दोनों के ही बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, शाब्दी व्यंजना, पहले हम शाब्दी व्यंजना की बात करते हैं। तो शाब्दी व्यंजना में क्या है? जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित रहता है, जहां व्यंग्यार्थ है वो किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित रहता है, ऐसा कोई शब्द उसमें जो उसके ऊपर आश्रित रहता है व्यंग्यार्थ। देखिए कैसे, वहां शाब्दी व्यंजना होती है, इसका प्रयोग अनेकार्थवासी शब्दों के प्रयोग में होता है। और यह जो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है, इस शब्द शक्ति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अनेकार्थक शब्दों के अर्थ में करते हैं। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, शाब्दी के बाद बात आती है आर्थी। आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना में क्या होगा? तो देखिए, जहां व्यंग्यार्थ अर्थ पर ही आश्रित रहता है। आर्थी व्यंजना का मतलब क्या है? जहां व्यंग्यार्थ है, जो उसमें छुपा हुआ अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर ही निर्भर रहता है, अर्थ पर ही आश्रित रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। जहां पर व्यंग्यार्थ है वो अर्थ पर ही निर्भर रहता है, वहां पर आर्थी व्यंजना हो जाएगी। कौन सी शब्द शक्ति बेटा? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। उदाहरण देखिए, 10 बज गए हैं,
टाइम बताया गया है 10 बज गए हैं। अब इसका व्यंजना में अर्थ कैसे लेना है? इस वाक्य में व्यंग्यार्थ है विद्यालय की घंटी बजने वाली है, यह अर्थ ले सकते हैं हम कि 10 बज गए हैं, मतलब विद्यालय की घंटी बजने वाली है। या फिर बस आने का समय हो गया है, 10 बज गए मतलब अब गाड़ी का समय हो गया है, गाड़ी के आने का समय हो गया है। कितने बज गए? 10 बज गए, तो वो समय हो गया है। पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं, और पिताजी हैं वो कहाँ जाने वाले हैं? कार्यालय जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं। तो यह क्या हो गया? तो बेटा यह हो जाती है शब्द शक्ति। पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी होगी बेटा? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यह थी आप लोगों के लिए शब्द शक्ति जिनके बारे में हमने बात किया है। और यहाँ पर शब्द शक्ति के माध्यम से कैसा भी शब्द शक्ति का प्रश्न क्यों ना आ जाए, सभी प्रश्न हम इस प्रकार से अगर पढ़ देंगे, समझ लेंगे, तो प्रश्नों को कर सकेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ में। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राजी खुशी रहिए। धन्यवाद।